हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमजा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स की हम लोग ने कुछ टाइप्स को अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था और साथ ही साथ उनकी एग्जांपल्स को भी देखा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑपरेटर्स की बाकी के टाइप्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ इनकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो चलें गाइज, अब बढ़ते हैं आगे और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं और कौन से एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Comparison operators are used to compare two values or expressions. They return a Boolean value, either true or false, based on the comparison result. अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोग अपनी वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी इक्वलिटी चेक कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू लेस देन है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू हम लोग इस तरह के कंपैरिजंस करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही रिजल्ट शो करते हैं, जो कि एक टाइप स्क्रिप्ट की बूलियन टाइप है, ट्रू और फॉल्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा आंसर ट्रू या फॉल्स में देते हैं। तो चलें आगे चलते हैं और देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स के कुछ नाम और उनके साइंस मौजूद हैं। जैसा कि इक्वल्स टू, और इसका साइन क्या है? डबल इज इक्वल्स टू। इसी तरह से नॉट इक्वल्स टू, इसका साइन है एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल्स टू। इसी तरह से स्ट्रिक इक्वल टू, जो कि है ट्रिपल इज इक्वल्स टू। अब ये इक्वल टू और स्ट्रिक इक्वल टू में क्या फर्क है? ये जो इक्वल टू है ना, ये ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब ये ना सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, उसकी टाइप्स को चेक नहीं करता। लेकिन ये जो स्ट्रिक्ट इक्वल टू है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, तो ये इस मामले में ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब ये वैल्यूज को भी चेक कर रहा होता है और उसकी टाइप्स को भी चेक कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें चेक कर रहा होता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर ट्रिपल इज इक्वल टू के थ्रू स्ट्रिक्ट इक्वल टू वाले ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रेटर देन, जिसका साइन होता है ग्रेटर देन का, लेस देन और इसका साइन यूं होता है। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसका साइन कुछ इस तरह से होता है। और उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, जिसका साइन कुछ इस तरह से होता है। तो चलें आगे चलकर इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं, तो हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, num1 और num2 के नाम से, और इनके अंदर कुछ वैल्यूज भी मैंने सेव करवा दिए। तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर के इक्वल्स टू वाले ऑपरेटर को यूज कर रहा हूँ, जिसके लिए हम कौन से साइन को यूज करते हैं? डबल इज इक्वल्स टू। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इक्वल टू जिसका साइन है डबल इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि num1, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू है? 10 की। उसके बाद मैं इसको बोल रहा हूँ, क्या वो इक्वल्स टू है num2 के, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव है? 5 की। तो क्या 10 5 के इक्वल है? नहीं। तो जिसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आंसर रिटर्न करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू के साइन को यूज किया है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये जो इक्वल्स टू चेक करते हैं ना, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब ये चेक करेगा क्या num1 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू, मतलब num2 के बराबर नहीं है। मतलब 5 की जो वैल्यू है, क्या वो 10 के बराबर नहीं है? तो बिल्कुल भाई, ये तो ठीक कह रहा है। 5 एक अलग वैल्यू है और 10 एक अलग वैल्यू है। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर 5 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पर तभी आंसर मेरा ट्रू आया। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्ट्रिक इक्वल टू को यूज किया है। तो इसका आंसर भी सेम फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यूज चेंज रखी हुई है, 10 और 5, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तभी यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स में रिटर्न होगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू को भी यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर num1 जो है 5 की वैल्यू है, उसको मैंने बोला कि क्या वो 10 के नॉट इक्वल्स टू है, मतलब बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हम लोग अपने इक्विलिटी कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ और वेरिएबल्स बनाए हैं एक्स और वाई के नाम से, जिनके अंदर मैंने कुछ डिफरेंट वैल्यूज सेव करवा दिए हैं इस बार। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कौन से ऑपरेटर को यूज किया? ग्रेटर देन के। तो यहाँ पर मैंने क्या कंडीशन बनाई है? एक्स ग्रेटर देन वाई। अब देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या है? 8 की। और वाई की वैल्यू क्या है? 12 की। ओहो भाई, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो रही है फॉल्स, क्योंकि ये जो हमारी 8 की वैल्यू है एक्स के अंदर जो सेव है, वो ग्रेटर देन 12 नहीं है। तो इसका मतलब क्या आउटपुट आएगा? यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने लेस देन के साइन को यूज किया है, एक्स लेस देन वाई।
इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये 8 की वैल्यू 12 से लेस देन है, मतलब कम है। यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। 8 की जो वैल्यू है वो 12 से लेस देन है, मतलब उससे छोटी है, तो हमारी कंडीशन हो गई ट्रू। इसी तरह से मैंने यहाँ पर कुछ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की एग्जांपल भी बनाई हुई है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो 8 है ये ना ही 12 के इक्वल है और ना ही इससे ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स। उसी तरह से मैंने यहाँ पर x इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू y। अब यहाँ पर मैंने क्या चेक करना है कि x की जो वैल्यू है, मतलब 8 12 से स्मॉलर देन और इक्वल टू है, तो पहले मैं इक्वलिटी चेक करूंगा कि भाई 8 12 के इक्वल नहीं है। उसके बाद सेकंड कंडीशन भी तो है, उसमें क्या चेक करना है हमें, स्मॉलर देन। फिर से आऊंगा मैं, चेक करूंगा कि भाई क्या 8 इज स्मॉलर देन 12 है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि 8 की वैल्यू 12 से छोटी है, मतलब लेस देन है, तो तभी यहाँ पर इसका आंसर हमें ट्रू में रिटर्न होगा। तो इस तरह से हम लोग अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करके अपना आंसर ट्रू और फॉल्स यानी बुलियन टाइप में रिटर्न करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। कौन सी थी, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर लाइक डिसीजन मेकिंग टूल्स। अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स हेल्प अस टू मेक स्मार्ट डिसीजंस इन आवर प्रोग्राम बाय कंबाइनिंग डिफरेंट कंडीशंस। They help us express complex conditions more clearly and efficiently. इसका क्या मतलब हुआ, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये एक तरीके से हमारे डिसीजन मेकिंग टूल्स हैं। इनके थ्रू हम लोग अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद जैसा कि यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोग डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइन करके एक स्मार्ट डिसीजन बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इसका मतलब हम लोग एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करके एक स्मार्ट डिसीजन भी बना सकते हैं कि भाई अगर ये कंडीशंस ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं तो तुम ये वाला काम कर देना। तो इस तरह की मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके हम लोग एक डिसीजन बना सकते हैं। उसके बाद दे हेल्प अस एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, मतलब इसकी मदद से हम लोग अपनी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को ज्यादा क्लियरली और एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो चलें आगे चलकर देखते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और इनके एग्जांपल्स को देखते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स के कुछ नाम और उनके साइंस हैं। जैसा कि लॉजिकल एंड, जिसके लिए हम लोग डबल एंड के साइन को यूज करते हैं। उसके बाद लॉजिकल और, जिसके लिए हम लोग कुछ इस तरह के साइन को यूज करते हैं। और साथ ही साथ लॉजिकल नॉट, जिसके लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स की टोटल 3 टाइप्स होती हैं, एंड और नॉट। इन तीनों के डिफरेंट साइंस होते हैं। तो ये किस लिए यूज होते हैं, चले आए मैं आपको बताता हूँ, तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। लोग देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एक्स और वाई के नाम से दो वेरिएबल्स बना दिए और इनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज को सेव कर दिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने लॉजिकल एंड वाले ऑपरेटर को यहाँ पर यूज किया है। मैंने x इक्वल्स टू 5, एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू है मेरे, 5 की वैल्यू सेव है। तो ये x क्या है, ये x मेरे वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, 5 की वैल्यू सेव है। तो यहाँ पर मैंने क्या कंडीशन बनाई है, x इक्वल्स टू 5, लेकिन साथ में मैंने एंड के ऑपरेटर को यूज किया, डबल एंड। और साथ ही साथ मैंने एक और कंडीशन भी बना दी जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि y इक्वल्स टू 10। अब ये y जो है ये भी एक वेरिएबल है और उसके अंदर भी मैंने 10 की वैल्यू सेव की है। तो इसका मतलब मेरी ये दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है। x की वैल्यू भी 5 है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है क्योंकि x इज इक्वल्स टू 5, बिल्कुल भाई ट्रू है। उसके साथ साथ y इक्वल्स टू 10, तो बिल्कुल ये कंडीशन भी ट्रू है। तो यहाँ पर मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, ट्रू। क्योंकि मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं तो इसका मतलब मुझे आउटपुट भी ट्रू मिलेगा। और उसके बाद मैंने एक और कंडीशन बनाई है जिसमें मैंने दो कंडीशंस बनाई हैं। तो जो पहली वाली कंडीशन थी ना ये तो मैंने बिल्कुल सेम रखी है, x इक्वल्स टू 5, जो कि है ट्रू। उसके बाद मैंने जो सेकंड कंडीशन इसको दी है, यहां पर मैंने y इक्वल्स टू 20, लेकिन यहां पर तो हमारे y के अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, 10 की। तो इसका मतलब मेरी ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लेकिन मेरी फर्स्ट वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है। तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, मुझे आंसर मिलेगा फॉल्स में, क्योंकि ये जो एंड का ऑपरेटर है ये बोलता है कि भाई जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी मैं आंसर ट्रू में रिटर्न नहीं करूंगा। कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो गई तो मैं आंसर फॉल्स में रिटर्न करूंगा। उसके बाद कुछ इसी तरह से ये जो और का ऑपरेटर है, लॉजिकल और, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं x इक्वल्स टू 5, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली कंडीशन यहाँ पर लिखी है नीचे, लेकिन यहाँ पर मैंने लॉजिकल और के ऑपरेटर को यूज किया है जिसका साइन
कुछ इस तरह से होता है। x इक्वल्स टू 5, ठीक है भाई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। के बाद और के ऑपरेटर को यूज किया और यहाँ पर मैंने y इक्वल्स टू 20, बिल्कुल सेम टू सेम यही कंडीशन। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, ट्रू में। क्यों भाई, ये जो और का ऑपरेटर है ना, ये कहता है कि भाई मुझे दोनों नहीं, मुझे दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू मिल जाएगी तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। जैसा कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन ट्रू हो रही थी लेकिन मेरी सेकंड कंडीशन फॉल्स हो रही थी, फिर भी इसने मुझे आंसर ट्रू में रिटर्न किया। तो इस तरह से ये जो और का ऑपरेटर होता है, ये दोनों में से कोई अगर एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए तो ये आंसर ट्रू कर देता है। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स होती हैं तो ये आंसर मुझे फॉल्स में रिटर्न करेगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने x इक्वल्स टू 10, कि हमारे x के अंदर 5 की वैल्यू सेव है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑपरेटर को यूज किया और यहाँ पर एक और कंडीशन दे दी जो कि y इक्वल्स टू 20, जो कि ऑलरेडी फॉल्स है। तो यहाँ पर जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई तो मेरे और के ऑपरेटर ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब ये जो एंड वाला ऑपरेटर है ये बोलता है कि भाई दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, लेकिन ये जो और वाला ऑपरेटर है ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो वो आंसर मुझे ट्रू में रिटर्न करता है। उसके बाद ये जो लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर ना, ये इन दोनों से डिफरेंट है। अब ये क्या करता है, ये ना कुछ नॉट इक्वल्स टू वाले ऑपरेटर से मिलता जुलता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया चेक वार के नाम से, उसके अंदर मैंने एक फॉल्स रिटर्न, उसके अंदर मैंने एक फॉल्स की वैल्यू सेव कर दी। अब ये जो लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर है ना, ये ट्रू और फॉल्स चेक करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर चेक वार वाले वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू को सेव कर दिया, फॉल्स को। उसके बाद मैंने यहाँ इफ की स्टेटमेंट को यूज किया है और मैंने क्या किया, यहाँ पर नॉट के ऑपरेटर को यूज किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये नॉट का ऑपरेटर है। उसके बाद मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिखा है जिसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, फॉल्स की। अब ये क्या चेक करेगा, नॉट का जो ऑपरेटर होता है ना उसका मतलब है कि नॉट ट्रू। तो यहाँ पर मेरी कौन सी वैल्यू सेव है, नॉट ट्रू ही सेव है, फॉल्स वैल्यू सेव है, इसका मतलब नॉट ट्रू वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने ट्रू लिखा है ना, ये मैंने कंडीशन का ट्रू लिखा है, मतलब कंडीशन, ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चेक वार जो वेरिएबल है इज नॉट ट्रू, इसके अंदर वही फॉल्स की वैल्यू सेव है, लेकिन मेरी कंडीशन ट्रू हो गई है क्योंकि कंडीशन के अंदर मैंने लॉजिकल नॉट को यूज किया जो कि चेक करेगा कि क्या मेरे चेक वार वाले वेरिएबल के अंदर फॉल्स की वैल्यू सेव है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर नॉट को लगाया है तो नॉट का मतलब है कि नॉट ट्रू, नॉट ट्रू इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो तभी यहाँ पर इसकी कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो ये मुझे ये वाला आंसर प्रिंट करके दे देगा। तो गाइज आप लोग अपने अपने VS कोड में इन सारी के सारी एग्जांपल्स को ट्राई करें और चेक करें कि क्या इनका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। और मैं आप लोगों को एक टास्क भी देता हूँ, आप लोग सारे के सारे इन ऑपरेटर्स की कम से कम 5 अलग अलग एग्जाम्पल्स को बनाकर देखें ताकि आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि ये ऑपरेटर्स किस तरह से अपने एक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं और इनका बिहेवियर किस तरह का होता है। तो गाइज आप लोग लाजमी प्रैक्टिस करें इन सारी की सारी एग्जांपल्स की। तो चलें अब आगे चलते हैं अपने ऑपरेटर की नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये हमारे ऑपरेटर्स की लास्ट टाइप है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। तो गाइज यहाँ पर आप लोग एक चीज नोट कर रहे हैं, हमारे सारे के सारे ऑपरेटर्स का जो नाम है ना वो उनके काम और एक्शन से मिलता जुलता है। जैसा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर आपने देखा कि हम लोग वैल्यूज को कंपेयर कर रहे थे, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग लॉजिक क्रिएट्स कर रहे थे, मतलब कंडीशंस क्रिएट कर रहे थे कि अगर ये कंडीशन हो तो तुम ये काम करो और अगर ये कंडीशन हो तो तुम ये वाला काम करो। इसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो इन सारों के नाम अपने कामों से मिलते जुलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। दे आर शॉर्ट एंड नोटेशंस टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन अ वेरिएबल एंड देन असाइन द रिजल्ट बैक टू द सेम वेरिएबल। कि भाई असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, कि भाई इन ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करके किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। जैसा कि सिंपली हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कि x इक्वल्स टू 5। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये चीज जो है ना, जो सेकंड पॉइंट है ना, ये समझने का है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोग अपने वेरिएबल्स पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके एक न्यू रिजल्ट, मतलब कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर कर जो भी रिजल्ट होगा, जो भी न्यू रिजल्ट होगा, उसको हम लोग उसी सेम वेरिएबल के अंदर दोबारा से असाइन या सेव करवा सकते हैं। तो चलें गाइज मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाता हूं तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स के नाम और साथ ही साथ उनके साइंस मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, असाइनमेंट के लिए हम लोग इक्वल्स टू के साइन का यूज करते हैं और उसी के साथ साथ जो कि मैंने आपको अभी बताया एडिशन असाइनमेंट, जिसको हम लोग प्लस इक्वल्स टू, और उसी के साथ साथ सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट,
जिसका साइन कुछ इस तरह से होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, और उसी के साथ साथ डिवीजन असाइनमेंट्स, और इन सब के साइन यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलते हैं आगे, इनकी एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं, तो किस तरह से हमारे ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्किंग कर रहे होते हैं। ये रही मेरी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको एक वैल्यू असाइन की है। लेट के कीवर्ड के थ्रू एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक्स इज असाइंड द वैल्यू ऑफ 10। यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू के ऑपरेटर को यूज करके इसको 10 की वैल्यू असाइन कर दी। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था असाइनमेंट के लिए इक्वल्स टू का साइन यूज होता है, जो कि हम लोग काफी जगह पे यूज कर रहे होते हैं। तो इससे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके थ्रू हम लोग अपने किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर y इज असाइंड द वैल्यू ऑफ 5। y के वेरिएबल के अंदर मैंने 5 की वैल्यू असाइन कर दी और x के अंदर मैंने 10 की वैल्यू असाइन कर दी। अब उसकी बाद जो समझने की चीज है ना, यहाँ पर एडिशन असाइनमेंट, तो ये चीज हम लोग आगे चलकर बहुत सारी जगहों पे यूज कर रहे हो, तो इसको समझने की जरूरत है गाइस। अब यहाँ पर देखें, मैंने क्या किया, x जो कि मेरे क्या है वेरिएबल का नाम है, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, 10 की वैल्यू सेव है, उसको मैंने क्या बोला, प्लस इक्वल्स टू। ये कौन सा ऑपरेटर है, एडिशन असाइनमेंट का, मतलब ये एक एडिशन भी करेगा और एक न्यू वैल्यू भी असाइन करेगा। लेकिन क्या एडिशन करेगा, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20। इसका मतलब हुआ, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इक्विवेलेंट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। अब ये x है, ये क्या है, ये मेरा ये वाला वेरिएबल है, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, 10 की वैल्यू सेव है। तो इसका मतलब 10 प्लस 20 क्या आउटपुट होगा, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो यहां पर क्या हुआ, मेरे उसी सेम वेरिएबल एक्स वाले वेरिएबल के अंदर जिसके अंदर वैल्यू थी 10 की, उसी के अंदर मैंने 20 की वैल्यू प्लस करवा कर इसी सेम वेरिएबल के अंदर एक न्यू रिजल्ट असाइन करवा दिया, जो कि अब मेरे एक्स वाले वेरिएबल के अंदर 30 की वैल्यू सेव है। तो ये काम मैंने अपने एडिशन असाइनमेंट वाले ऑपरेटर के थ्रू किया। मैंने अपने सेम वेरिएबल के अंदर जिसके अंदर वैल्यू सेव थी 10 की, उसके अंदर 20 प्लस करके एक न्यू वैल्यू उसी सेम वेरिएबल के अंदर सेव करवा दी, जो कि अब 30 हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट को यूज किया है। यहाँ पर मैंने उसी एक्स को जिसके अंदर कौन सी वैल्यू है, 30 की वैल्यू है, माइनस इज इक्वल टू 2, जो कि यहाँ पर इक्विवेलेंट है एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, 30 की वैल्यू सेव है, तो 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका आउटपुट होगा 28। उसी के साथ साथ गाइज सेम इसी तरह मल्टीप्लाई असाइनमेंट भी यूज होता है। यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम रखा सी, और उसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू को सेव कर दिया, 6 की वैल्यू असाइन कर दी मैंने अपने सी वाले वेरिएबल के अंदर, एक न्यू वेरिएबल बनाया। और यहां पर मैंने इसको क्या बोला कि सी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4। सी के अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, 6 की वैल्यू सेव है। तो ये कोड कुछ इस तरह के इक्विवेलेंट हो गया, सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 4। सी के अंदर 6 की वैल्यू है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24। तो इसका मतलब अब ये जो सी के अंदर 6 की वैल्यू थी, अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव हो जाएगी, 24 की। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई असाइनमेंट के ऑपरेटर को यूज करके अपने किसी भी वेरिएबल के अंदर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके अंदर एक न्यू वैल्यू को सेव करवा सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारा डिवीजन असाइनमेंट भी काम करता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम रखा है डी, उसके अंदर मैंने वैल्यू को सेव किया 20 की। अब यहाँ पर मैंने डी डिवाइड इज इक्वल टू 5, ये किसके इक्विवेलेंट है, d इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय 5। अब d के अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, 20 की, 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4, जिसका आउटपुट हमें 4 मिलेगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी समझ में आए होंगे। गाइज हम लोगों ने अपने ऑपरेटर वाला टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ उन सब की एग्जांपल्स को भी देख लिया है। तो गाइज आप इन सारी के सारी एग्जांपल्स को एक एक बार लाजमी जरूर ट्राई करें अपने वीएस कोड में ओपन करके। चलें गाइज, अब हमारा यहाँ पर ऑपरेटर वाला टॉपिक खत्म हुआ। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स और फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह की और भी वीडियोस और इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हाँ गाइज, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस एक साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।